हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 की एग्जाम्पल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको फॉर्मेशन के बारे में बताया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन हमें करनी है वो किस तरह से करनी है। अब उसमें मैंने बेसिकली आपको दो स्टेप्स दिए। सबसे पहला स्टेप कि जितने भी नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स होंगे उतनी ही बार हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और दूसरा स्टेप कि जो भी मतलब कि उसमें से आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं उनको हम वहाँ से किसी भी तरह से रिमूव कर देंगे। ठीक है। अब उसके साथ साथ मुझे पता था कि इस एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल्स में और एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आपके साथ कर्व्स की बात की गई है, जैसे एलिप्स की, पैराबोला की, हाइपरबोला की या सर्कल की। तो इसलिए मैंने आपको ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन दी थी लास्ट वीडियो में कर्व्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ पहले वो वीडियो देख के आओ। अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देख ली ना तो बिलीव मी, आपको एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपने ये वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए एक पॉजिटिव मन से, एक अच्छे मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो इस एक्सरसाइज की हमारी फर्स्ट एग्जांपल है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल टू mx वेयर m इज एनी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। अब इन क्वेश्चंस को भी जब हम करेंगे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले ना आप अपनी कर्व्स को पहचान लो। y इज इक्वल टू mx। अब आपको पता है यहाँ पर y भी सिंगल पावर में है, x भी सिंगल पावर में है। जब भी दोनों वेरिएबल x, y और x सिंगल पावर में होते हैं तो वो क्या होती हैं? लाइंस। ये मैंने आपको कर्व्स में अच्छे से समझाया कि डबल पावर मतलब अगर दोनों डबल पावर में, वो सर्कल भी हो सकता है, वो एलिप्स भी हो सकता है और हाइपरबोला भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको इक्वेशंस के बारे में अच्छे से पता हो। अगर एक सिंगल पावर में, एक डबल पावर में है, वो पैराबोला भी हो सकता है। तो यहाँ पर कर्व्स y इज इक्वल टू mx। ठीक है। अब कुछ बच्चे ना फैमिली ऑफ कर्व्स को देख के डर जाता है। देखो, इसको देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये आपके लिए नया शब्द हो सकता है, बट ये क्यों है, इसके पीछे की जो कहानी है वो इसके बीच में छुपी हुई है। वेयर m इज एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। ये जो सारा खेल है ना कि फैमिली ऑफ कर्व्स, ये इसमें छुपा हुआ है। m इज एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। आपको पता है, जब मैंने आपको 9.2 करवाई थी तो आपको याद होगा ये जर्नल सोल्यूशन था, ये जर्नल सोल्यूशन, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन। मैंने आपको बोला था C आर्बिट्री कांस्टेंट है, A और B आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। मतलब इनको हम, ये कांस्टेंट्स नहीं हैं, मतलब इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। इनकी वैल्यू फिल करते जाओ, आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशंस आते जाएंगे। मतलब इनकी वैल्यू वेरी करती रहती है। आर्बिट्रा भी हम इसको आर्बिट्री कांस्टेंट्स बोलते हैं कि हम जो मर्जी वैल्यू फिल करें पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएंगे। अब सेम वही खेल यहाँ पर है। अब फैमिली ऑफ लाइन, देखो फैमिली ऑफ लाइन का मतलब क्या है। देखो बेसिकली वो हमें ये कह रहे हैं, मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, y m को 1 फिल करो, y इज इक्वल टू x, तो ये वाली लाइन यहाँ पर होगी, ओरिजिन से पास करेगी। आपको पता है x 0 तो y भी ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है, आपको ऐसा इसमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है। अब सेम वे से अगर आप y को 2x फिल करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, y इज इक्वल टू 2x। y को 3x फिल करोगे तो ये y इज इक्वल टू 3x। तो एज सच ये मतलब ऐसे इक्वेशंस, मतलब आप m की वैल्यूज़ को फिल करते जाओगे और आपके पास डिफरेंट लाइंस आती जाएंगी जो सभी ओरिजिन से पास होंगी। तो इसलिए इनको इकट्ठा क्या बोलते हैं? फैमिली ऑफ कर्व्स। तो मैंने को पहले भी बोला कि इनको देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट अगर आपको लगता भी है तो ऐसा करते हैं, मैं वो जो डायग्राम है ना वो मैं यहाँ पर भी आपको बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू mx। ये हमारी क्या है? फैमिली ऑफ कर्व्स। अब जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं वो डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो, ये जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए बनाया कि y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 3x। मतलब ऐसे ही हम कितनी ही कर्व्स लिख सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो मैंने जस्ट आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दिया कि इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फैमिली ऑफ गिवन कर्व्स। ठीक है। अब ये हमारा क्या है? फंक्शन, और इससे हमें क्या बनाना है? डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए हमारे पास दो स्टेप्स हैं। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स वी विल डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन। ठीक है। तो सेकंड स्टेप की बात जो है वो बाद में करेंगे। अब इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें? आर्बिट्री कांस्टेंट्स। तो यहाँ पर लिख लो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स। आप मेरे को बताओ कितने हैं यहाँ पर? 1, m ही है। ठीक है। अगर m ही है तो मतलब एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, देयरफॉर ऐसा करो y इज इक्वल टू mx। अब देखो, अगर आर्बिट्री कांस्टेंट्स एक है तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का
मुझे डेरिवेटिव करना है एम एक्स का, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी वाई बाई डी एक्स, एम कॉन्स्टेंट, इसको बाहर लिख लो, मुझे डेरिवेटिव करना है x का, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, तो विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया m, ठीक है। अब मैंने एक बार डेरिवेटिव करना था, मैंने डेरिवेटिव कर लिया। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया कि नहीं हो गया। एक बार डेरिवेटिव करना था, हमें ये पता है, हमने एक बार डेरिवेटिव कर लिया, क्या मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं। अभी हमारा दूसरा स्टेप पड़ा है, ट्राइंग टू रिमूव एनी आर्बिट्री कांस्टेंट फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे भी करके मुझे अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में से इस m को रिमूव करना है। अब इसके लिए हम गिवन की हेल्प भी ले सकते हैं, तो ऐसा करो, इसको आप नंबर 1 दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर पहुँच गए ना, तो यूजिंग वन y इज इक्वल टू एम एक्स, तो यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल लो y बाई एक्स, तो इसको आप नंबर 2 दे दो, इसको आप नंबर 2 दे दो। मैं यहाँ थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो पुट इन 2, तो इसको 2 में पुट कर लो, विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m की जगह पर y बाई एक्स। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिली है, इसको हम मतलब इसमें डेरिवेटिव भी है और इसमें कोई भी मतलब कि आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, मतलब हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। अब आप मतलब कि चैन की सांस ले सकते हो। बट अगर आपको इसको एनसीईआरटी से ही मैच करना है तो इसमें 1-2 स्टेप्स और इंक्लूड कर लो, इसको एक्स को उधर ले जाओ। ये जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको लिखा हो क्वेश्चन में कि प्रूव करो कि इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस तरह से है, मतलब अगर आप एनसीईआरटी से आंसर को मैच करोगे ना, तो उन्होंने इसको ऐसे लिखा है, y को भी इधर ले आए इज इक्वल टू 0। तो ये सिर्फ हमें उस सिचुएशन में करना है जब आपको लिखा हो कि इस प्रूव करो कि इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस तरह से है। तो हमारा आंसर यहाँ पर था, तो मैंने उसको इस तरह से मोल्ड कर लिया, क्योंकि आपके सामने वो आंसर आपके सामने वो होगा, ठीक है। देखो क्या किया, फंक्शन को मतलब पहचान लिया कि वो लाइन्स हैं, ठीक है। अब लाइन को पहचानने में इतनी मुश्किल कुछ भी नहीं था, क्योंकि इसमें हमें y इज इक्वल टू एम एक्स दिया हुआ था। कई बार क्या होता है आगे जाके क्वेश्चंस में क्या आएगा, फैमिली ऑफ सर्कल्स, थोड़ी सी इंफो दी होगी तो हमें इक्वेशन खुद से लिखनी पड़ेगी। बट यहाँ पर हमें इक्वेशन गिवन थी, मैंने उसे देखा कि आर्बिट्री कांस्टेंट 1 है, उसको डिफरेंशिएट किया, m की वैल्यू निकाल ली गिवन की हेल्प से, और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 5th की बात कर लेते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सारे क्वेश्चन फॉर्मेशन के ही होंगे। रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल टू a sin x प्लस b। अब कर्व आपके सामने कोई भी हो सकती है, वेयर a एंड b आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। तो हमारे स्टेप्स वही होने चाहिए। सबसे पहले अपने फंक्शन को लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू a sin x प्लस b। तो मैंने लिख लिया। अब मुझे ये पहचानना है कि इसमें जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो कितने हैं, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। तो कितने कॉन्स्टेंट्स हैं इसमें, आप मेरे को बताओ कितने हैं? 2। तो अगर इसमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स 2 हैं तो मतलब हमें इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा काम बनेगा। तो वह फंक्शन को दोबारा से लिख लेते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है a साइन x प्लस b का, ठीक है। तो करते हैं, dy बाई डी एक्स a कॉन्स्टेंट है। अब देखो साइन एंगल का डेरिवेटिव, साइन एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। मैंने आपको हर डेरिवेटिव इसी तरह से करवाया। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a कॉस x प्लस b। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, b का डेरिवेटिव 0, क्योंकि अगर प्लस माइनस में फंक्शन होते हैं मतलब तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो x का डेरिवेटिव फिर b का डेरिवेटिव, इसका 1 इसका 0, ठीक है। तो मेरे सामने सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई a cos x प्लस b, ठीक है। तो अभी मेरी बात नहीं बनी, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे इसको 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो दोबारा से लिखते हैं इसको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a cos x प्लस b।
देखो अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो नहीं देखी होगी, अगर आपको नहीं पता कि हमें कितनी बार डेरिवेटिव करना है, तो आपको ये हमेशा कंफ्यूजन रहेगी कि मेरा क्वेश्चन कहाँ पर खत्म होगा। ठीक है, अभी कोई ऐसा देख के लगता हो ना कि मेरा आंसर आ गया, अब आप 2 बार डेरिवेटिव भी करोगे तो भी आपको नहीं पता लगेगा कि मेरा आंसर आया या नहीं। बट क्योंकि हमें पता है कि 2 बार डेरिवेटिव करने से ही आंसर आएगा, तब हम सोचेंगे कि हम अब क्या कर सकते हैं कॉन्स्टेंट्स को रिमूव करने के लिए। तो डिफरेंशिएट अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव किसका करना है, डी वाई बाई डी एक्स का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है ए कॉस एक्स प्लस बी का। अब यहाँ पर कितना आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ए कांस्टेंट अब बाहर लिख लो, कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, जो हमने यहाँ पर भी किया था। तो विच एम्प्लाइज कितना आ गया, इस माइनस को बाहर लिख लो, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी, एक्स का डेरिवेटिव 1, बी का 0, विच एम्प्लाइज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी। ठीक है, अब देखो, अब हम डेरिवेटिव अपना कंप्लीट कर चुके हैं, बट हमारे क्वेश्चन में, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी भी आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। और हमारा सेकंड स्टेप क्या कहता है कि इसको किसी भी तरह से हमें रिमूव करना है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिंगल डेरिवेटिव या गिवन की हेल्प ही लेते हैं। अब यहाँ पर भी मैं गिवन की हेल्प ही लूँगा, ये आपको खुद ब खुद प्रैक्टिस से पता लगेगा। देखो ए साइन एक्स प्लस बी, देखो ए साइन एक्स प्लस बी, ये क्लियरली इसके साथ मैच हो रहा है, ये क्लियरली इसके साथ मैच हो रहा है। तो यूजिंग 1, ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो यूजिंग 1, क्योंकि ये जो रिजल्ट मैंने यूज़ किया है ए साइन एक्स प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी है, वाई। तो अगर फिर से आपको अपना जो आंसर है वो एनसीईआरटी से परफेक्टली मैच करना है, तो इसको आप इधर ले आओ। तो ये हमारा क्या है, आंसर जो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। So next example 6th, form the differential equation representing the family of ellipse having foci on x axis and center at origin। अब ये वो क्वेश्चन है जिसकी बात मैं आपसे बेसिक्स वाली वीडियो पे कर रहा था कि आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। देखो लास्ट दोनों क्वेश्चन या दोनों एग्जांपल्स कैसी थी कि y इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी, मतलब हमें कर्व्स की इक्वेशन गिवन थी। अब यहाँ पर हमें जस्ट ये वर्ड लिखा गया कि फैमिली ऑफ एलिप्स, हमें एलिप्स के बारे में, इसकी इक्वेशन कैसी होगी, वो हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा, इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया। मतलब जस्ट थोड़े बहुत हिंट दिए गए हैं, बट डायरेक्टली एज सच कुछ नहीं बताया गया। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या काम आएगा, जो आपकी नॉलेज है कर्व्स के बारे में। अब आपको बताया, अगर आपने लास्ट बेसिक वाली वीडियो अच्छे से देखी है तो मैंने आपको बताया कि एलिप्स 2 तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और ये इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपको पता होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको नहीं याद तो भूल जाओ कि आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमें इक्वेशन तो गिवन नहीं है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो एलिप्स है ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। अब आपको याद होगा मैंने आपको फोकाई के बारे में बताया था कि हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर फोकाई, ये फोकाई है, S1 और S2 क्या है, फोकाई, और ये फोकाई जो है वो किस पर है, एक्स एक्सिस पर। ये फोकाई कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर। और अगर ये एक्स एक्सिस पर है, आपको दिख रहा है ये कौन सा मतलब की एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको बेसिक सी नॉलेज कर्व्स के बारे में होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सिंस फोकाई लाइज ऑन एक्स एक्सिस, देयरफॉर it is family of, ऐसे लिख लो, family of horizontal ellipse।
ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स की ये फैमिली है, जस्ट मैं इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स की फैमिली है तो इसकी जो इक्वेशन है वो कैसी होगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर आपको छोटी सी डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपकी डायग्राम जो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये फैमिली ऑफ हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, देखो ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। मान लो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होगा। अब ए की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाओ, ए की वैल्यू मान लो 3 है, बी की 2 है, जो मर्जी मान लो, ए की 4 है, बी की 3 है, कुछ मर्जी मान लो, ऐसे ही एलिप्स बनते जाएंगे। मतलब ऐसे हम इनफाइनाइट फैमिली ऑफ एलिप्स बना सकते हैं। तो ये सबको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सबको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ए और बी की वैल्यूज़ को फिल करते जाओ, ये आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हो गए ना, और आपके पास आपके आंसर आते जाएंगे। अब फिर से हमने इस क्वेश्चन में नया क्या सीखा कि हमने खुद से इक्वेशन, ये जो भी हमने इन्फो लिखी है ये सब हमने इसलिए लिखी है क्योंकि हम कर्व्स को जानते हैं। मैंने इक्वेशन लिख ली तो सबसे पहले नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स। अब ये जो क्वेश्चन है इसका लेवल थोड़ा सा अप होगा, इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कैलकुलेशन में। ठीक है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने हैं, 2, तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 टाइम्स। ठीक है, तो सबसे पहले कर्व्स को दोबारा से लिखते हैं, इज इक्वल टू 1। ठीक, अब डिफरेंट यहाँ मुश्किल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी, जिसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं, मतलब y और x सेपरेटेड है, अब यहाँ पर मिक्स में है। ठीक है, तो करते हैं। बस आपका डेरिवेटिव में गलती नहीं होनी चाहिए और कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे बेसिकली डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 1 का। देखो मैं आपको हर स्टेप क्यों बताता हूँ, हर डिटेल में क्यों जाता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ना 1 बाई ए स्क्वायर को देख के ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, वो गलती करते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। मैंने आपको क्या सिखाया हमेशा कि ये कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लो। अब ये कांस्टेंट है 1 बाई ए स्क्वायर, तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का। ये 1 बाई बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है वाई स्क्वायर का। 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 0, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, तो 1 बाई ए स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं फिर से आपको डिटेल में समझाऊंगा। अब मैंने ना आपको एक रूल दिया था पावर फंक्शन एंगल, हम हमेशा पावर का डेरिवेटिव पहले करते हैं। जैसे इसको ले लो, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2x, मुझे तो याद है, मैं क्यों ये याद रखूँ। देखो पावर कितनी है, 2, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो अल्टीमेटली इसका आंसर कितना आएगा, 2x ही आएगा। ठीक है, प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। अब देखना, अब कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पावर पहले आगे आएगी, देन डेरिवेटिव फंक्शन, फंक्शन कौन है y, तो 2y dy बाई डी एक्स। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या आएगा, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक डेरिवेटिव कर लिया। अब ऐसा करते हैं, इसको भी आप नंबर दे दो, इसको आप नंबर 1 दे दो, इसको आप नंबर 2 दे दो। जस्ट नंबर दे के रख लो, क्या पता जरूरत रहे या ना रहे। ठीक है, अब एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट अगेन बोथ साइड्स। क्योंकि नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स 2 थे, तो मुझे 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है, अब इस कांस्टेंट को आप बाहर ही लिख लो, ये बाहर निकाला हुआ है, बाहर लिख लो 2x का। मुझे डेरिवेटिव करना है 2y dy बाई डी एक्स का। अब मुझे डेरिवेटिव करना है 0 का। अब ऐसा करते हैं, जगह थोड़ी सी कम है, इसको आपको नेक्स्ट पेज पे ही एक्सप्लेन करूँगा। अब देखो हम यहाँ पर हैं, तो करते हैं 1 बाई ए स्क्वायर, अब 2x। अब यहाँ पर ना फिर से मैं आपको उसी रूल से जोड़ना चाहता हूँ। देखो पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे, पावर 1 है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। अब 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1। 2x का मतलब x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1। ठीक है, ये हो गया। अब 1 बाई बी स्क्वायर,
अब पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, फंक्शन देखो यहाँ पर फंक्शन कैसा था 2x, एक ही फंक्शन था मतलब 2 तो कांस्टेंट ही है, x का डायरेक्ट 1। अब यहाँ पर 2 फंक्शन है तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप चाहो तो 2 को पहले बाहर निकाल सकते हो, आप चाहो तो इसको बीच में रख के ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस 2 को बाहर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है y dy बाई dx का। अब 0 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 0 ही होगा। मैं जो भी स्टेप्स मैं आपको समझा रहा हूँ या एक्सप्लेन कर रहा हूँ जस्ट आपको, ताकि आपको किसी तरह की कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अगर आपको क्लियर है तो आप इनको छोड़ भी सकते हो, मतलब जल्दी जल्दी में कुछ स्टेप्स जल्दी में भी कर सकते हो। 2/b²। अब देखो पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, फंक्शन कैसे हैं y dy बाई dx, ये 2 फंक्शंस हैं, मतलब यहाँ पर क्या लगेगा हमारा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, y फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है सेकंड फंक्शन का। इसको ऐसे बोल के करोगे ना तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। सेकंड फंक्शन एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन का। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि y dy बाई dx नहीं है तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़, देखो एज इट इज़ लिखा है मैंने, फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो 2/a², 2/b² y, अब कितना आएगा d² y अपॉन dx², dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैंने इसको 2 बार डिफरेंशिएट वैसे कर लिया, बट अभी भी हमारे क्वेश्चन में या इक्वेशन में अभी भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स दोनों एज सच ही हैं, a² और b² दोनों ही हैं, तो हमें इनको किसी तरह से रिमूव करना पड़ेगा। अब ऐसा करते हैं, देखो हमने जो भी नॉर्मल पहले क्वेश्चंस किए हैं उनमें क्या था, हमने गिवन की हेल्प ली, डायरेक्टली वैल्यू फिल की, आ गया आंसर। सेकंड में भी ऐसा ही कुछ था। अब यहाँ पर ना एज सच ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि x² बाई a² y² और v² मैं उसको फिल कर लूँगा। तो मतलब हमें यहाँ से ऐसा करते हैं, यहाँ से ना कांस्टेंट की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। 2/a², इसको उधर ले जाओ, इसको ऐसे लिख लो, इसको आप लिख लो dy बाई dx का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है ना, सॉरी यहाँ पर इज इक्वल टू नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना ये दोनों आपस में कट हो रहे हैं, तो यहाँ से मेरे पास 1/a² की वैल्यू आ गई। तो ऐसा करते हैं, इसको हम 1 में फिल करते हैं, पुट इन 1 में नहीं सॉरी 2 में, ठीक है। अब 2 इक्वेशन हमारी क्या थी, अब देखो ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब आपके मन में ना 2-3 डाउट्स आ सकते हैं कि सर आपने ऐसे 1/a² को 2 में क्यों फिल किया, आप हमें कैसे पता लगेगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, y इज इक्वल टू mx, जब हमने डेरिवेटिव किया तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, तो मैंने m की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। सेकेंड क्वेश्चन में क्या था, y इज इक्वल टू a sin x प्लस b, तो मैंने जब उसको 2 बार डेरिवेटिव किया तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया था कि माइनस साइन a साइन x प्लस बी। तो मुझे लगा कि ये डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर है तो मैंने फिल कर दी ताकि कांस्टेंट रिमूव हो पाए। अब यहाँ पर एज सच कोई भी ऐसा मतलब कि सिचुएशन नहीं बन रही कि मैं डायरेक्टली कोई वैल्यू फिल कर पाऊँ, तो मैंने क्या किया, एक एक करके कांस्टेंट को उठा लिया। जैसे मैंने 1/a² की वैल्यू निकाल ली, इससे क्या होगा, मेरा ये जो a² है 1/a² ये कांस्टेंट तो रिमूव होगा, बाद में b² को देखूंगा। मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। अब जो NCERT वाले हैं उन्होंने यहीं से क्या किया था, यहीं से उन्होंने कांस्टेंट को रिमूव कर दिया था। उन्होंने क्या किया, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 2x/a² इज इक्वल टू, इसको आप उधर ले जाओ, -2y/b² dy बाई dx। तो NCERT वालों ने क्या किया, इसको इधर ले गए, अब b² को उधर ले गए आप, a² इज इक्वल टू -y/x dy बाई dx। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उनको कोशेंट रूल लगाना पड़ा, और मतलब कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी साथ में लगाना पड़ेगा उनको। अब यहाँ पर मुश्किल क्या है कि यहाँ पर कोशेंट रूल और प्रोडक्ट रूल, मतलब ये 3 फंक्शन है 1, 2 और 3, तो तीनों पर मतलब कि प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ेगा, कोशेंट रूल भी लगाना पड़ेगा, तो काफ़ी कुछ देखना पड़ेगा। वैसे ये मेथड भी सही है बिल्कुल, आप अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इससे भी कर सकते हो, बट मैंने आपको उसी वे से करवाया है कि मैंने बस 2 बार डेरिवेटिव कर लिया, उसके बाद मैं सोचने लगा कि मैं इस कॉन्स्टेंट्स को, इन कॉन्स्टेंट्स को किस तरह से रिमूव करूँगा, तो मैं इस तरह से जा रहा हूँ। तो मैंने 1/a², ठीक है, 1/a² की वैल्यू यहाँ पर फिल करने की कोशिश करूँगा, कितनी है, -1/b² y
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू है 1/a² की इंटू 2x प्लस 2y बाई बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, फिर बी स्क्वायर को भी रिमूव करने की कोशिश करेंगे। वैसे अगर आप ध्यान दो तो ये अभी से रिमूव हो सकता है। देखो ये 1/b² है ना, ये 1/b², आप दोनों में से 1 बीच में प्लस का साइन है, 1/b² कॉमन ले लो तो अंदर कितना आएगा -y, इस माइनस को मैं अंदर ले गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब ये माइनस का काम तो ख़त्म हो गया। अब सॉरी साथ में ना यहाँ पर 2x भी था, तो चलो इसको 2x लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये 2x भी लिख लिया, इस माइनस को मैं अंदर ले गया, ये 1/b² बाहर है, प्लस अब यहाँ से 1/b² बाहर है तो 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखो कंफ्यूज मत होना, मैंने जस्ट ये 1/b² को बाहर लिखा है, बाकी सब कुछ हो गया एज सच ही लिखा है। ये भी एज सच लिख लिया, 2x भी, 2y डी वाई बाई डी एक्स भी लिख लिया। अब इस माइनस को मैं अंदर लिख लिया था तो मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। अब ये जो 1/b² है ये उधर जाके ख़त्म हो जाएगा, विच एम्प्लाइज, इसको मल्टीप्लाई कर लो, -2xy डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 0। ये 1/b² उधर चला गया, ठीक है। अब जस्ट इसको अगर आपको NCERT से मैच करना है तो ऐसा करो, यहाँ से ना आप ये आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है क्योंकि ये 0 बन जाएगा। ऐसा करो, इसमें से ना आप -2 को कॉमन ले लो, -2, तो अंदर कितना आएगा xy डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर -2 बाहर है तो अंदर कितना आएगा प्लस x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पर -2 बाहर है तो +2 है तो -y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो विच एम्प्लाइज, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हमने फॉर्म किया है और इसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। और ध्यान से चेक करो इसका ऑर्डर भी कितना है, 2। अब ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, एक बार जल्दी से आपको मैं रिकॉल कर देता हूँ। अब देखो हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था, अब इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं था। इस डिफरेंट क्या था कि इसमें फैमिली ऑफ एलिप्स लिखा था हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, बट इतनी सी बात ही लिखी गई थी और हमें कोई भी इक्वेशन या इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी। तो मुझे पता था, हमने कर्व्स के बारे में अच्छे से पढ़ा है कि जिस मतलब कि एलिप्स की जो फोकाई है वो एक्स एक्सिस पर होती है, वो कौन सा मतलब कि एलिप्स होता है, हॉरिजॉन्टल। तो मैंने बना लिया। अब उसकी इक्वेशन कौन सी थी, x² बाई a² y² बाई b² इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 2, तो मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना था, एक बार डेरिवेटिव किया, दूसरी बार किया, डिफरेंशिएट करता गया और अल्टीमेटली यहाँ पर पहुँच गया। बट मेरे इक्वेशन में अभी भी दोनों कांस्टेंट एज के एज वैसे ही पड़े हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली 1/a² की, तो उसकी जो वैल्यू है मैंने उसको 2 में फिल किया। 2 इक्वेशन है तो 2 में फिल किया, तो यहाँ से मैंने b² कॉमन लिया, उसको उधर लेकर ख़त्म कर दिया, तो मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, जिसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। जस्ट थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थी वो आप मैनेज कर लोगे, मुझे पता है। बस इसमें सीखने वाली बात क्या थी कि आपको कर्व्स की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए और आपने कैलकुलेशन से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। So next example, form the differential equation of family of circles touching x-axis at origin। अब ये सेम एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल के जैसे ही है कि हमें फैमिली ऑफ सर्कल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब यहाँ पर भी उन्होंने कुछ कंडीशंस दी हैं कि वो जो सर्कल्स हैं सभी वो एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं एट ओरिजिन पे। अब इसको ना मैं पहले आपको रफ में समझाने की कोशिश करूँगा। देखो अब ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ठीक है, ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस। अब ये जो सर्कल है ये एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये देखो ये सभी सर्कल ना, ये सभी सर्कल मतलब कि एक्स एक्सिस पर टच कर रहे हैं।
ध्यान से देखो, ये सभी सर्कल एक्स एक्सिस पर टच कर रहे हैं, बट ये जो पर्टिकुलर सर्कल है, ये एग्जैक्टली ओरिजिन पे टच कर रहा है, मतलब ये वाला सर्कल। तो हमारी जो डायग्राम होगी वो इस तरह से होगी। तो ये जो पर्टिकुलर सर्कल है ये बिल्कुल हमें मतलब कि एग्जैक्टली ओरिजिन पे टच कर रहा है। अब क्योंकि ये सर्कल एक्स मतलब कि ओरिजिन पे एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, मतलब ये कुछ ऐसा होगा। तो अब देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब अगर मैं इसका सेंटर देखूँ तो आपको बताइए इसका जो सेंटर है वो यहाँ पर कहीं पर होगा। कितना होगा? देखो ये आपका सेंटर है ना। अब ये सेंटर कहाँ पर है? वाई एक्सिस पर। अब वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट किस तरह से होता है, उसका एक्स 0 होता है। अब ए मैंने वैसे ही लिख लिया। आप कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर लिख सकते हो 0, ए। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखो, तो ये मान लो सर्कल है वो जो मतलब कि ओरिजिन पे टच कर रहा है, और इसका सेंटर कितना होगा? 0,1। मान लो 1 है, ठीक है। 0,1। यहाँ पर एक्स वाई कितना है? 1। यहाँ पर y कितना होगा? 2, सेम 3। तो मैंने जस्ट वैसे ही लिख लिया, ठीक है। तो ये सेंटर कितना है? 0,1, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन कैसी होगी आपको पता है, मैंने आपको जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल बताई थी। वो क्या होती है? x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब रेडियस की बात आ गई। अब देखो ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? रेडियस। अब देखो ये कितनी दूर है? 1 पॉइंट ही हम दूर आए हैं। ये पॉइंट कितना है? 2। मतलब 1, मतलब 1 के बाद 2 के पास गया, मतलब ये भी डिस्टेंस कितना है? 1। ये भी डिस्टेंस कितना होगा? 1। ये भी डिस्टेंस 1 होगा। मतलब ये रेडियस कितनी है हमारी? देखो यहाँ 0 से लेके 1 तक गए हैं। यहाँ पर y 0 है, यहाँ पर y 1 है। तो कितनी रेडियस है इसकी? 1 का स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ 1 की जगह पर a लिखूँ, 1 की जगह पर a लिखूँ, तो इसकी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से। यानी कि जो हमारी इक्वेशन होने वाली है वो ये वाली है कि ये, अब ये मैंने कैसे लिखी, क्योंकि मुझे जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल पता था कि एच और के क्या होते हैं? सेंटर, और आर क्या होती है? हमारी रेडियस। अब इसको ऐसा करते हैं, पहले ना इसको हम यहाँ पर मैं आपको रफ स्केच जो है इसका बना के दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में ये कैसा होगा। अब देखो, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर 3 सर्कल आपको बना के दिखाए हैं। ये तीनों सर्कल एक्स एक्सिस पर ओरिजिन पे टच कर रहे हैं, ठीक है। अब ये ब्राउन का मैंने ब्राउन सेंटर बनाया, ग्रीन का मैंने ग्रीन सेंटर बनाया, और रेड का मैंने रेड सेंटर बनाया। अब यहाँ से आपको ये क्लियर हो रहा है कि तीनों के सेंटर कहाँ पर है? वाई एक्सिस पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं, सिंस गिवन फैमिली ऑफ circles touching x axis at origin। अब देखो, क्योंकि गिवन फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, हमें बस यही इंफॉर्मेशन गिवन है। ये मैंने डायग्राम आपके लिए बनाई है कि ये ब्राउन इसका सेंटर है, ये ग्रीन का सेंटर है, ये रेड का सेंटर है। अब तीनों सेंटर, देयरफॉर सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। मतलब जो सेंटर है वो हमारा वो वाई एक्सिस पर ही लाई करेगा। तो दे एनी पॉइंट, यहाँ पर लिख देता हूँ, एनी पॉइंट ब्रैकेट में, एनी पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस मस्ट बी ऑफ द फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि वो कैसा होगा? वो कुछ इस फॉर्म में होगा, 0, उसका x पक्का 0 होगा, y की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वेयर a इज एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। अब देयरफॉर सेंटर कितना हो गया सर्कल का? सेंटर कितना हो गया? 0, अगर ये 0, a है तो आप मेरे को बताओ, मैंने आपको अभी अभी क्या समझाया था रफ में कि ये इसकी क्या है? रेडियस। ये ब्राउन सर्कल की रेडियस। अब देखो, मान लो ये 0,1 है, मान लो ये ब्राउन पॉइंट कितना है? 0,1, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी होगी? 1 होगी। अब मान लो ये ग्रीन पॉइंट 0,2 है, तो रेडियस कितनी होगी ग्रीन सर्कल की? 2। अब मान लो ये रेड पॉइंट 3 है, तो रेडियस कितनी होगी? 3। तो रेडियस कितनी आएगी? रेडियस कितनी आएगी यहाँ पर? ए। तो मुझे अब जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उससे मुझे ये पता लग गया कि इसका सेंटर 0, है, रेडियस ए है। 0, का मतलब कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट है, आप ए की वैल्यू को फिल करते जाओ, आपके पास डिफरेंट सर्कल्स आते जाएंगे, मतलब आपके पास फैमिली ऑफ सर्कल्स बन जाएगी, ठीक है। अब जिसका सेंटर h, k हो, रेडियस r हो, तो उसकी इक्वेशन कैसी है? x - h का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सेम x - 0 का होल स्क्वायर
वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो विच एम्प्लाइज, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, ऐसा करके थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिया, इसका स्क्वायर खोल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ से क्लियरली अभी तक हम सिर्फ इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है, ये ए स्क्वायर कैंसिल, तो विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्या है, इक्वेशन। अब हमारे पास एक इक्वेशन आई है, अब इस इक्वेशन से, मतलब ये हमारा एक सिंपल इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। और आपको पता, आपके दो स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स। तो आप मेरे को बताओ इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने हैं, 1, सिर्फ ए 1 है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोबारा से। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है वाई स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है 2ay का इज इक्वल टू मुझे डेरिवेटिव करना है 0 का। देख लो मैंने हर एक का डेरिवेटिव किया, एक्स स्क्वायर का, वाई स्क्वायर का, माइनस 2ay। ठीक है, अब फिर से मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करूंगा। मैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे करूंगा, 2x फंक्शन, मतलब पहले पावर का डेरिवेटिव, पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सेम वे से मैं वाई स्क्वायर का भी करूंगा, कितना आएगा 2y, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है y। अब यहाँ पर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो कितना आएगा 2x इंटू 1, मतलब ऐसे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2y dy बाई डी एक्स, क्योंकि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स माइनस, अब 2a तो कांस्टेंट है, तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव किसका करना है, y का। अब 0 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0। एक स्टेप और करते हैं, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2a dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, आपको पता है इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने थे, 1, तो मतलब इसको हमें एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब और डेरिवेटिव नहीं कर सकते। बट अभी भी हमारे जो डिफरेंशियल इक्वेशन में वो a है, तो हम इसको कैसे दूर करेंगे। अब ऐसा करते हैं, मैं यहाँ से गिवन से हेल्प लूँगा, इसको अपना मैंने नंबर 1 दे दिया, अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हमने इतना सॉल्व कर लिया था, तो यूजिंग 1, क्योंकि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में से a रिमूव नहीं हुआ, तो मैं 1 की हेल्प लूँगा। आपको पता आपकी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0। तो अब ऐसा करो, यहाँ से ना आप 2a की वैल्यू ही निकाल लो, तो विच एम्प्लाइज 2a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई, पुट इन टू, इसको आप 2 में पुट कर लो। ठीक है, तो 2 में पुट कर लेते हैं इसको। तो विच एम्प्लाइज 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2a की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में से कांस्टेंट रिमूव हो चुका है। अब फिर से अपनी बात रिपीट करूंगा, आप अपना आंसर जो है वो यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आए कि प्रूव दैट कि आपको इसका आंसर इतना ही बनाना है, तो इसलिए मैं इसको एनसीईआरटी से थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करूँगा। तो देखो ऐसा करते हैं, इस दोनों टर्म्स को आप उधर ले जाओ, तो ये कितना बनेगा उधर जाके, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये उधर जाके माइनस 2y dy बाई डी एक्स। अब दोनों में से ना आप dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई माइनस 2y। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2y स्क्वायर बाई
y। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन वाई। अब काफ़ी सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ तो 2x के साथ y, ये नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। देखो कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, एक बार जल्दी से इसको रिकॉल कर लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था कि फैमिली ऑफ सर्कल्स की बात की गई है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं ओरिजिन पे। तो मैंने एक सर्कल बनाया, 2-3 सर्कल बना के आपको दिखा दी, जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कि ये सर्कल दिखने में कैसे होंगे। अब बना के क्यों दिखाएं, ताकि आपको आइडिया लग सके कि हमारा जो सेंटर है वो एग्जैक्टली कहाँ पर होगा। देखो ब्राउन का यहाँ पर है, ग्रीन का यहाँ पर है, रेड का यहाँ पर है, मतलब ये जो तीनों सेंटर हैं ये वाई एक्सिस पर हैं। और अगर वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट कैसा होता है 0, a की फॉर्म में, तो यहाँ से मुझे सेंटर पता लगा और रेडियस पता लगी। इक्वेशन लिखी, डिफरेंशिएट किया, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट किया क्योंकि हमें इसमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स कितने थे 1। अब देखो एक बार डेरिवेटिव करके हमारे पास इतना आंसर आया था, बट अभी भी हमारे जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें से कांस्टेंट रिमूव नहीं हुआ, तो मैंने 1 की हेल्प ली, वहाँ से 2a की वैल्यू निकाली, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में फिल किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब ये जो भी एफर्ट्स किए हैं हमें जस्ट एनसीईआरटी के आंसर से मैच करने के लिए किए हैं, ताकि हमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। सो इस एक्सरसाइज की हमारी ये लास्ट एग्जाम्पल है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये भी लास्ट एग्जाम्पल्स की तरह ही हैं। कर्व्स के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, वहाँ से हमें इक्वेशन भी निकालनी है और उसको हमें वहाँ से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को भी फॉर्म करना है। तो फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन। तो यहाँ पर बेसिकली फैमिली ऑफ पैराबोलास की बात हो रही है, हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो फिर से वही बात है, जिन्होंने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है उनको पता है मैंने यही सेम वर्डिंग यूज़ की थी कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो आपको पता है पैराबोलास जो होते हैं वो 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है, राइट, लेफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड। अब वैसे तो मुझे क्लियर है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा है, तो मतलब यही वाला पैराबोला, और इसकी इक्वेशन कितनी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और मान लो अगर आपको ये बिल्कुल भूल जाए कि ऐसा कुछ भी है, तो आप क्या करो, आपको इतना तो याद होगा ना कि 4 डिफरेंट पैराबोलास हैं, तो सभी बना लो। सभी हमने बना लिए, सभी पैराबोलास मैंने बना लिए। अब देखो हमारी जो एक्सिस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। अब देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जो मतलब जो देखो हमारी जो पैराबोला की एक्सिस है ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, और हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस यही है। तो हमें इतना तो क्लियर हो गया कि ये जो पैराबोला ये वाला है। अब इसकी इक्वेशन कैसे मतलब कि हम कैलकुलेट करेंगे, कई बार आपको भूल जाता है कि कौन सी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो आप ये देखा करो कि यहाँ पर y पॉजिटिव है, यहाँ पर y नेगेटिव है, मतलब y चेंज हो रहा है, x तो सेम ही है, x तो सेम ही है, y चेंज हो रहा है। अब y चेंज हो रहा है मतलब y की डबल वैल्यू है। इतना तो हमें क्लियर है कि इन दोनों में से ये कोई पैराबोला होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। अब क्योंकि ये पॉजिटिव x की तरफ है तो मतलब x की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव सभी आएंगी, तो यहाँ पर मैं माइनस को इग्नोर कर दूंगा, तो हमारे पैराबोला की इक्वेशन कैसी होगी, माइनस प्लस 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से हमने इक्वेशन निकाल ली, ठीक है। अब जस्ट आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर मैं आपको पैराबोलास बना के दिखा देता हूँ। अब देखो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए डायग्राम है, ये मैंने 3 पैराबोलास बनाने की कोशिश की है, ठीक है। ये सभी क्या हैं, इनकी मतलब कि जो डायरेक्शन है, देखो इनकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स की तरफ है, ठीक है। आपको पता है ये एक्स डैश है नेगेटिव है, ये एक्स पॉजिटिव होता है, ये वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सिंस फैमिली ऑफ पैराबोलास have axis along positive direction of x-axis, therefore they are rightward parabolas। वो क्या है, राइटवर्ड पैराबोलास। और आपको बताया कि राइटवर्ड जो पैराबोला होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और मैंने आपको बताया भी है क्योंकि राइट वर्ड पैराबोला में पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। पॉजिटिव नेगेटिव हमें क्या बताता है कि वाई की डबल वैल्यू है, मतलब वाई स्क्वायर तो पक्का होगा, हमें ये दिखना होता है कि +4ax या -4ax। अब क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ था तो +4ax। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसकी इक्वेशन हमने खुद से लिख ली है, तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, कि इसमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, आपको पता है कितने हैं यहाँ पर 1, एक ही है तो इसको हम एक ही बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है वाई स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है 4ax का। अब फिर से पहले पावर का डेरिवेटिव, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है y, 4a कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लो, मुझे डेरिवेटिव करना है x का। तो 2y, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, 4a x का डेरिवेटिव 1 तो इज इक्वल टू 4a। ठीक है, तो मेरे पास देखो 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 4a आ गया। ठीक है, अभी भी अब देखो इसको हमें एक बार डेरिवेटिव ही करना है, एक बार डेरिवेटिव करके मेरे पास इतना आंसर आ गया और अभी भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो इसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, गिवन की। तो ये आपकी नंबर 1 इक्वेशन है, इसको आप नंबर 2 फिल कर लो। तो यूजिंग 1, आपको पता है हम हमेशा इसी तरह से करते हैं, यूजिंग 1 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax विच एम्प्लाइज 4a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स। तो ये मैंने निकाल ली। तो अब हम क्या करेंगे, पुट इन 2, इसको आप 2 में फिल कर दो। तो 2y dy बाई dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स। अब फिर से अपनी बात रिपीट करूँगा, आप चाहो तो अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट अगर आपको NCERT से ही इसको मैच करना है तो हम कर लेते हैं। तो ऐसा करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2xy dy बाई dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज वाई स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ, -2xy dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT से मैच कर रहा है। ये हमारी वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो फैमिली ऑफ पैराबोलास को रिप्रेजेंट कर रही है और इसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 9.3 की सभी एग्जांपल्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया और मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी मुश्किल लगा होगा। जस्ट हमने डेरिवेटिव किया, कितनी बार डेरिवेटिव करना है, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं कि फॉर्मेशन के लिए हमारे पास ये स्टेप्स हैं। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स वी विल डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन, और ट्राई टू रिमूव, सेकंड स्टेप क्या है, एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, जो हमने यहाँ पर किया। डेरिवेटिव किया और अगर कांस्टेंट है तो उसको रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ गिवन, जो कुछ भी करके हमें कांस्टेंट को बस रिमूव ही करना है, तो हमने रिमूव कर दिया। अब रही बात जो बाद में रहेगी कर्व्स की। अब कर्व्स के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया था, तभी मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में पहले ही बता दिया था। देखो, अगर मैं आपको बेसिक्स वाली वीडियो में कर्व्स के बारे में नहीं बताता तो आपको यहाँ पर इन तीनों एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आनी थी। एग्जाम्पल 8th में भी, 7th में भी और 6th में भी। तो क्योंकि यहाँ पर सीधे से लिखा गया है कि फैमिली ऑफ एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करो, फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन फाइंड करो, फैमिली ऑफ पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करो। तो अगर हमें इनकी जर्नल इक्वेशंस पता है, जैसे हमें पैराबोला की इक्वेशंस पता है, हमें सर्कल की इक्वेशन पता है, एलिप्स की इक्वेशन पता है, और मैंने आपको हाइपरबोला भी करवाया था, वो आपको एक्सरसाइज में जाके आगे आएंगे क्वेश्चंस वैसे आपको। तो इसलिए आपको कर्व्स की बेसिक्स ही नॉलेज होनी चाहिए, और इसलिए मैंने आपको पहले ही बेसिक्स वाली वीडियो में करवा दिया था। आई होप आपको ये जो एग्जाम्पल्स हैं अच्छे से समझ भी आई होंगी।